स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस साइड केडीबी लाइव का ऐप है ये। इस ऐप के माध्यम से आप पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। जब बिहार की किसी भी खबर को आप इस ऐप में केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में देख सकते हैं। जी हाँ, अगर उसी खबर को आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो 3, 4, 5 मिनट ले लिया जाता है, जिससे आपके समय की बर्बादी होती है। लेकिन इस केडीबी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों सावन की शुरुआत होते ही बिहार में फिर से एक बार मानसून सक्रिय होने वाला है। आज से मानसून के मिजाज में बदलाव दिखाई देगा। 23 जुलाई तक तो बिहार के दक्षिण भाग में अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों से बिहार के कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहे, जिसमें से सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार, इन जिलों में काफी ज्यादा उमस भरी गर्मी रही, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहे। दोस्तों बिहार को सूखे से बचाने की योजना को विस्तार दिया गया है। यहाँ के 8 जिलों में सिंचाई के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इन जिलों के लिए स्वीकृत 23 योजनाओं के लिए लघु जल संसाधन विभाग ने 37 करोड़ मंजूर किया है। जब मार्च 2025 तक इन योजनाओं को पूरा कर लेना है। जब पटना समेत दक्षिण बिहार के 8 जिलों में इन योजनाओं के पूर्ण होने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इन जिलों के बड़े इलाके में किसान बारिश, नदी, नहर, जलाशय, कुआं आदि पर निर्भर है। लेकिन इस समय दक्षिण बिहार में बड़ी संख्या में नदियां सूख गई है, जबकि अधिकांश जलाशय से भी पानी गायब है। नहर, कुआं और तालाब भी सूख चुके हैं। सभी 38 जिलों में स्थिति भयावह है। इन सब कारणों से अब सिंचाई के लिए विशेष कार्य योजना बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। आपको बता दूं कि आत्मनिर्भर बिहार के साथ नशे पार्ट 2 के तहत बिहार सरकार द्वारा हर खेत सिंचाई का पानी योजना पर काम हो रहा है। इसके तहत सर्वेक्षित हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाना है। दोस्तों कल मधेपुरा पहुंचे जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पद यात्रा के बाद प्रेस वार्ता की, जहां पर उन्होंने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जहां आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा कि हम पहले नेताओं को सलाह देते थे कि किस तरह से संगठित हो, किस तरह से चुनाव अभियान चलाया जाए, वहीं पर काम 2 अक्टूबर को बनने वाली पार्टी जनसुराज के लिए करेंगे। आपको बता दूं कि बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर की पार्टी की एंट्री से एनडीए और इंडिया गठबंधन की मुसीबतें बढ़ने वाली है। जब सीएम नीतीश कुमार और फिर लालू प्रसाद यादव के लिए प्रशांत किशोर परेशानी खड़ा करने वाले हैं। जब प्रशांत किशोर को लेकर के आरजेडी ने पहले ही लेटर जारी कर दिया था। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर की जो जांच एजेंसियां हैं उसका आधा समय शराबबंदी लागू करने, उसको लाने छिपाने में इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के राज में अपराधियों का जंगल राज था, अब नीतीश कुमार के राज में अपराधियों का जंगल राज है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में चपरासी से लेकर के मुख्य सचिव तक सबकी संख्या अगर जोड़ करके देखा जाए तो फिर 1.97% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी से आपका जीवन बदल जाएगा, वे बिल्कुल भी आपको भरमा रहे हैं या आपको गलत सपना दिखा रहे हैं। पिछले 75 सालों में मात्र 1.97% लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। ये तो सिर्फ समाज को लॉलीपॉप दिखा करके वोट लेने की राजनीति है। आगे उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी कोई भी प्रमाण नहीं है कि 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में सरकारी नौकरी के जरिए बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। या दुनिया में इस बात का जरूर प्रमाण है कि अगर लोगों को अच्छी शिक्षा, स्किल और फिर काम करने की सुविधा दे दी जाए तो फिर उसे उसकी रोजी रोजगार मिल सकता है। बिहार में लगातार हो रही क्राइम की घटनाओं के कारण तनाव का माहौल पैदा हो गया है। आपको बता दूं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के विपक्ष भी सरकार पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर के एक्शन मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने सीएम आवास में आला अधिकारियों के साथ आज 19 जुलाई को हाई लेवल मीटिंग बैठाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सहित अपराध नियंत्रण को लेकर के आज 19 जुलाई की शाम करीब 4 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। जब विधि व्यवस्था से संबंधित होने वाली बैठक को लेकर के पुलिस अधीक्षक को क्राइम से संबंधित आंकड़ों के साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। जब बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार आला अधिकारियों से जवाब मांग सकते हैं। जब कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री सख्त निर्देश भी देंगे।
दोस्तों, बिहार को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की कवायद पूर्णिया से शुरू हो गई है। इसके लिए बिहार राज्य जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति पर बहुत जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। इस दिशा में बनाए गए प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को समाहरणालय स्थित प्रज्ञान सभागार में एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें हालिया सालों में हुए जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जोखिम पर फोकस किया गया है और फिर इस लिहाज से बचाव के सामूहिक प्रयास की जरूरत बताई गई है। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों पर चर्चा हुई और बताया गया है कि इसके कारण न केवल पूर्णिया प्रमंडल के तमाम तापमान में इजाफा होगा, बल्कि मानसून के समय में भी बदलाव हो सकता है, जिसका असर खेती किसानी पर भी होगा। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए अपर समाहर्ता राजकुमार गुप्ता ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव उत्तर बिहार में सर्दी के महीने में धुंध और फिर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी के रूप में देखे जा रहे हैं। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम बिहार को देश का पहला नेट जीरो राज्य बनाने के लिए व्यक्तिगत और फिर सामूहिक रूप से सभी आवश्यक प्रयास करें। उन्होंने कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में बिहार राज्य की जलवायु अनुकूल एवं न्यू कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति प्रोजेक्ट के तहत उद्देश्यों पर प्रकाश डाला है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी आज से तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को आयोजित करने जा रहा है। आपको बता दूं कि ये परीक्षा आज से शुरू होकर के 22 जुलाई तक चलेगी, जहां परीक्षा से पहले बीपीएससी की तरफ से 7 नियमों का एक नोटिस जारी किया गया था, जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी है और सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, नहीं तो फिर उन्हें परीक्षा में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप अच्छी तरह से इसके नोटिफिकेशन को देख लें और जो नियम कानून कायदा है उसको अच्छी तरीके से आप पढ़ करके देख करके समझ करके उसके बाद फिर आप एग्जाम देने के लिए जाएं। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 127 करोड़ रुपए की लागत से 5 बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार पथ निर्माण विभाग ने बिहार में सुलभ संपर्क योजना के तहत 25 योजनाओं के लिए 676 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दी है। यह इसमें करीब 127 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5 बाईपास का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि ये बाईपास बिहार के बेगूसराय, कैमूर, कटिहार जिले में बनाए जाएंगे। इसके निर्माण होने से इन जिलों के लोगों का आवागमन बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ इन जिलों के लोगों को किसी तरीके के जाम का सामना करना नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं कि बिहार के बेगूसराय, कैमूर और कटिहार जिले में बाईपास के लिए जमीन अधिग्रहण सहित अन्य प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साथ ही साथ इसी साल निर्माण शुरू करके अगले साल तक काम को पूरा कर लिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शहरों से ज़्यादा गांव में महंगाई दर देखने को मिल रही है, यानी कि बिहार के शहरों से ज़्यादा गांव में महंगाई ज़्यादा है। इसकी जानकारी एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में ऊंची महंगाई दर के मामले में बिहार 13वें नंबर पर है, जहाँ बिहार के गाँव में शहरों से ज़्यादा महंगाई दर दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। देश में 18 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर 5.49% है, जबकि शहरी इलाकों में ये 0.56% कम यानी कि 4.93% है। सबसे बड़ी बात यह है कि जुलाई 2023 के बाद से देश में लगातार 12 महीने ऐसे रहे जब ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर शहरी की तुलना में अधिक रही, यानी कि शहर में रहने वाले लोगों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों के लोगों को ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, बिहार के डबल इंजन की सरकार में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं पर इस तमाम दावों की कुव्यवस्था की पोल खोल रही ये तस्वीर है, जो कि सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, जैसे कि आप भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। सरकार के दावों की एक अनोखी झलक देखने को मिला है आपको इस तस्वीर में। हम बात कर रहे हैं बिहार के गया जिले के वजीरगंज प्रखंड में साप्ताहिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहाँ 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा अधिक मरीजों को भर्ती किया गया। इस उमस भरी गर्मी में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जब स्वास्थ्य केंद्र की यार्ड पूरी तरीके से अंधकार में डूबा हुआ है और इस अंधकार में मरीजों का इलाज टॉर्च की लाइट के सहारे किया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं पर वायरल वीडियो और फिर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र के सभी बेड पर मरीज भर्ती हैं। सभी मरीजों के परिवार वाले अपने अपने घर से हाथ पंखा लाए हैं और मरीजों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं हाथ पंखा से। वहीं पर आपको बता दूं कि स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी टॉर्च के लाइट में ही भर्ती मरीजों को इंजेक्शन लगवा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। घायल मरीज का ऑपरेशन रूम में इलाज भी कर रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे की पोल खोल दी है। हालांकि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें तो फिर हर स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ न कुछ व्यवस्था में कमी हमेशा ही रहती है, जैसे ग्रामीण इलाकों के आमजन को समुचित व्यवस्था नहीं मिलने के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
दोस्तों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के एनडीए और जेडीयू ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। आपको बता दूं कि 22 जुलाई को ये बैठक होगी। एनडीए विधायक दल की बैठक बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन सेंट्रल हॉल में होगी, तो फिर वहीं पर जेडीयू के विधायक विजय चौधरी के आवास पर जुटेंगे। जहां मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी और जेडीयू के सभी एमएलए और एमएलसी विधानसभा के सेंट्रल हॉल में बुलाए गए हैं, जब मानसून सत्र में विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति पर बात होगी। दोस्तों, कल बिहार बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी है। जहां सम्राट चौधरी ने बैठक में कहा कि लालू के जमाने में, लालू राबड़ी के जमाने में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था, ऑर्गेनाइज क्राइम करते थे। इस बैठक में करीब 4000 लोग, 4000 भाजपा के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए और कई सारे बिहार के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक को संबोधित करते हुए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आज विस्तृत कार्य समिति की बैठक में बड़े संख्या में लोग पहुंच करके उन सबका मैं स्वागत का और धन्यवाद करता हूं। इस देश में कांग्रेस पार्टी की कोई भी विचारधारा नहीं है, जहां ये अपने ही लोगों को भूल ही जाते हैं। देश में कांग्रेस पार्टी के लोग अत्याचार करते हैं और कहते थे कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन गरीबी तो नहीं हटाए, लेकिन गरीब को हटा के फेंक दिया। जहां हम लोगों ने भगवान राम को भी स्थापित करने का काम किया है, जहां वहीं पर जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी तो फिर भगवान राम को स्थापित किया गया। अब सीता को भी बिहार में स्थापित करने का काम करेंगे। अब हम लोगों ने सीतामढ़ी में भी सीता को भव्य तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बुधवार को पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट को हिरासत में लिया है। सीबीआई टीम सभी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। पकड़े गए मेडिकल के छात्र चंदन कुमार, राहुल कुमार और करण जैन 2021 बैच के हैं। इनके रूम को भी सीबीआई ने सील कर दिया है। जहां सूत्रों के अनुसार पकड़े गए मेडिकल स्टूडेंट के लैपटॉप और फिर मोबाइल को भी सीबीआई ने जब्त कर लिया है। सीबीआई की टीम पटना एम्स पहली बार पहुंची थी, जहां पर टीम सिवान के रहने वाले चंदन कुमार को अपने साथ ले गई है। जब फिर शाम 6 बजे सीबीआई ने पटना के कुमार सानू, धनबाद के राहुल आनंद को हिरासत में लिया है। वहीं पर चौथे मेडिकल स्टूडेंट करण जैन खुद जांच एजेंसी के पास गया, जहां वो अररिया के रहने वाले हैं। इधर पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पेपर चोरी करने वाले को लेकर के अभ्यर्थियों तक पहुंचे हैं, जहां उन्हें रटाने से लेकर के इस कड़ी में शामिल हर चेहरे को दबोच लिया गया है। जहां हर मामले में अब बस मिसिंग लिंक है। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज काफी ज्यादा बदल गया है। अब लोगों को गर्मी सताने लगी है। जहाँ कल बिहार के बेतिया जिला के बैरिया प्रखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैरिया बाजार में उमस भरी गर्मी के कारण 20 स्कूली छात्र बेहोश हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पर जहानाबाद में गर्मी के कारण बेचैनी महसूस होने के कारण 9 छात्राएं बेहोश हो गई। जब मामला अम्बेडकर बालिका स्कूल का है। इधर कटिहार में भी चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हैं। 34 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन 40 डिग्री से ज्यादा फील हो रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून की ट्रफ लाइन फिलहाल बिहार से नहीं गुजर रही है। इस वजह से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 22 जुलाई से एक बार फिर से राज्य में भारी बारिश की संभावना है। दोस्तों, भागलपुर में प्रेमी सबके सामने मांग भर करके प्रेमिका को अपने साथ बाइक पर बैठा करके ससुराल ले जाने का मामला सामने आया है। दरअसल दोनों 1 साल पहले ज्वेलरी की दुकान में मिले थे, जब दोनों के बीच प्रेम बढ़ता गया। दोनों ने अब शादी करने का फैसला कर लिया। बीच में इंटरकास्ट होने की वजह से परिवार वाले नहीं मान रहे थे, जिसके बाद अजय कुमार ने सोनी कुमारी के भाई को फोन करके शादी करने के लिए कहा, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। इसके बाद स्थानीय प्रतिनिधियों की मौजूदगी में महादेव स्थान में दोनों की शादी हो गई। दूल्हा दुल्हन को बाइक पर बैठा करके अपने साथ ले गया। ससुराल में सभी विरोध जता रहे थे, पर प्रेमी ने अपने प्रेमिका को घर में ही रखा है। जब मामला लोदीपुर थाना क्षेत्र के बसंतपुर का है। मामले को लेकर के पंचायती हुई, जिसमें 2 पक्ष शामिल है। शादी के लिए परिजनों को समझाया गया, पर वे लोग नहीं माने। लड़के वालों ने गाली गलौज भी किया। लड़के की मां और फिर भाई लड़की के परिवार वालों को से गाली गलौज करते दिखे। दूसरी तरफ लड़की के परिवार वालों ने लड़की से कहा कि शादी तुम अपने मर्जी से कर रही हो, वापस दोबारा घर नहीं लौटना। खबर बिहार के सुपौल से सामने आई है। बिहार के सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के सिमराही बाजार में मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आया है। वहीं पर जुलूस में शामिल पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। हालांकि लोगों की प्रतिक्रिया और फिर आक्रोश देखते हुए राघोपुर पुलिस ने मामले में वीडियो फुटेज के आधार पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा लिया है। वहीं पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस वीडियो फोटोज के आधार पर युवक की पहचान में जुट गई है। दरअसल मुहर्रम पर्व को लेकर के मंगलवार और फिर बुधवार को सिमराही बाजार में 2 अखाड़े से मुहर्रम के दौरान जुलूस
जुलूस निकाली गई थी। इसमें करीब 11:30 बजे सिमराही बाजार के जेपी चौक के पास दोनों अखाड़े के जुलूस में शामिल होने के लिए एक साथ गए थे। इसमें लॉ एंड ऑर्डर को देख करके कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। जुलूस में शामिल लोग खुलेआम फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए नजर आए। इधर राघोपुर थाना अध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया है कि मामले को लेकर के दंडाधिकारी का राघोपुर सीओ रशीम प्रिया की ओर से थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो फोटोज के आधार पर झंडा फहराने वालों की पहचान की जा रही है। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत आनंद मार्ग जागृत स्कूल के रात्रि प्रहरी प्रकाश मंडल को 3 अज्ञात बदमाश स्कूल कैंपस में जबरदस्ती घुस करके उसे अपने साथ ले गए। इसके बाद भीम तकिया में उसके साथ मारपीट की। यह स्कूल के रात्रि प्रहरी प्रकाश मंडल पर 3 अज्ञात व्यक्तियों ने हमला कर दिया। बताया जाता है कि इन लोगों ने प्रहरी को मारते हुए शिक्षक सुमन भारती को भी धमकी देने का संदेश दिया है कि अगर वे ज्यादा सकड़े रहेंगे तो फिर उन्हें भी मार देंगे। उन्होंने प्रहरी को धमकी दी है कि अगर इस घटना की जानकारी किसी और को दी गई तो फिर उसे भी मार दिया जाएगा। इसके बाद हमलावर 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के फरार हो गए। घटना के बाद डरे सहमे रात्रि प्रहरी प्रकाश मंडल और फिर शिक्षक सुमन भारती ने मिलकर के ठाकुरगंज आदर्श थाना पहुंच करके आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। खबर कटिहार से सामने आई है। आपको बता दें कि कटिहार के बराड़ी प्रखंड में बरंडी नदी में हो रही लगातार उतार चढ़ाव से कटाव लगातार जारी है। इससे ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक बराड़ी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिमी बाड़ी नगर वार्ड संख्या 1 के महादलित टोला बरंडी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस टोले की कुल आबादी लगभग 575 के करीब है और फिर यहाँ 200 के करीब घर है। जब कटाव का पानी सड़क के नीचे तक आ गया है, इससे किसानों के खेत में पानी आ गया है। वहीं पर पानी के लगातार उतार चढ़ाव से कटाव भी तेज गति से हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बोरी में मिट्टी भर करके लगा दिया गया है। लोगों का कहना है कि अभी 2-3 दिन से जलस्तर बारांडी का नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही यहाँ का जलस्तर बढ़ेगा तो फिर ये कुछ बोरी मिट्टी नहीं रोक पाएंगे। जहाँ हम लोगों ने हर साल बाढ़ नियंत्रण विभाग के जेई एसडीओ और फिर एग्जीक्यूटिव से गुहार लगाई है कि कोई भी अस्थायी व्यवस्था किया जाए जिससे कटाव ना हो। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से दोहराई है कि वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगामी 2 अक्टूबर को जनसुराज अभियान को राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मैंने घोषणा की है कि मैं इस दल का नेता नहीं हूं। जहां हम पहले नेताओं को सलाह देते थे कि किस तरह से संगठित हो, किस तरह से चुनाव अभियान चलाया जाए। उन्होंने मुकेश सहनी के पिता के साथ हुई घटना पर चिंता जाहिर की है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से उसके साथ घटना घटी है वह काफी दुखद है। यह पूरे राज्य में लोगों ने इस पर टिप्पणी की है। मैं भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। मेरी मुकेश सहनी से फोन पर बात हुई है और मेरे उनसे मित्रवत संबंध भी है। यहाँ किसी भी इंसान के परिवार वालों के साथ ऐसी घटना हो जाए तो फिर ये काफी परेशान करने वाली बात होगी। आपको बता दें कि आज बिहार के समाज में व्यापक स्तर पर जिस तरह से अपराधियों का जंगलराज बढ़ता जा रहा है, ये काफी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि यही नीतीश कुमार है जिन्हें लोगों ने कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने का श्रेय दिया था। जी हाँ, बिहार में कानून व्यवस्था 2017 से 18 से बिगड़ना शुरू हुआ। कानून व्यवस्था खराब होने का सबसे बड़ा कारण शराबबंदी रही है। बिहार में जब शराबबंदी लागू किया गया तो फिर इसका परिणाम ये हुआ कि सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने वाले प्रशासन का आधा से ज्यादा समय शराबबंदी पर चला गया। आज शराब मांगने, छिपाने और कमाने में इस्तेमाल हो रहा है। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको जान करके सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे और यही कहेंगे कि पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहिए। जी हाँ, अगर उसकी शादी हो गई है तो उसको और नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद उसको अगर अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, जॉब मिल जाते हैं तो फिर वो ससुराल वालों को छोड़ देते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से आया है। जब पिछले कई मामले आप लोगों ने देखे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, एक बार फिर से बिहार के बेगूसराय से सामने आया है। यहाँ पर बहू को लाखों रुपए खर्च करके जनरल नर्सिंग और फिर मिडवाइफरी यानी कि GNM का कोर्स करवाया। कोर्स पूरा होते ही अब बहू ससुराल में पति के साथ नहीं रहना चाहती है। सास ने बहू पर अब FIR दर्ज कराई है। मामला बिहार के बेगूसराय के छोराही थाना क्षेत्र की अमारी गांव का है। वहीं पर बहू का कहना है कि ये सारे आरोप गलत है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जहां सास सुलेखा कुमारी ने 10 जुलाई को अपनी बहू, उसके भाई और फिर पिता पर केस कराया है। जब सुलेखा कुमारी ने बताया है कि बेटे ने जमीन बेच करके 10 लाख रुपए खर्च करके बहू को GNM बनाया, लेकिन बहू अब बेटे के साथ रहना नहीं चाहती है। उन्होंने बताया है कि बेटे प्रिंस आनंद की
शादी 24 अप्रैल 2019 में हुई थी, जब बहू का मायके समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में है। सुलेखा बताती है कि ससुराल आने के बाद इंटर पास बहू ने पति के सामने GNM कोर्स करने की इच्छा जताई थी, या कुछ कर्ज उठाया और फिर बहू का एडमिशन पंजाब के अजीत नर्सिंग इंस्टीट्यूट में 2019 में ही करवा दिया। इस दौरान बहू कभी ससुराल तो कभी मायके में रहती थी, सिर्फ परीक्षा देने पंजाब जाती थी। इसी बीच 14 नवंबर 2021 को बहू ने एक बेटी को जन्म दिया। इस दौरान बहू समस्तीपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नर्सिंग का काम सीख रही थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुलेखा ने कहा है कि इस बीच बेटे प्रिंस को पता चला है कि अस्पताल में काम करने के दौरान बहू की नजदीकी किसी लड़की से बढ़ने लगी, तो बेटे ने पत्नी को समस्तीपुर में रहना छुड़वा दिया और फिर खगड़िया के अस्पताल में रखवा दिया। लेकिन कुछ दिन में ही उसने वहां भी काम छोड़ दिया। दिसंबर 2023 में GNM की पढ़ाई पूरी होते ही बहू ने अपने पति के साथ रहने से ही इनकार कर दिया। वह कहने लगी कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। दोस्तों, बिहार में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उनका नेतृत्व पूरी तरीके से खत्म हो गया है, इसीलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है पूर्व सांसद अरुण कुमार का। जहां इस दौरान उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार सही तरीके से बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर उन्हें सरकार से अलग होकर के जनता के बीच जाना चाहिए। अरुण कुमार ने बिहार की खराब कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार के DGP पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने निराश किया। जब भट्टी साहब जब गए थे तो फिर उनकी तुलना पंजाब के गिल से की थी। जब पटना में आए दिन लोगों की जान जा रही है। सिटी की एवरेज पर हर दिन हर तरह के क्राइम हो रहे हैं। यहाँ के युवाओं को नौकरी करने के नाम पर धंधेबाज 100 करोड़ के धन के लूट पर धकेल देते हैं। यहाँ हर तरह के क्राइम होते हैं। क्राइम होने के बाद सरकार, इंटेलिजेंस और पुलिस को पता चलता है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है, डूब के जाना है। प्यार का होना जितना आसान नहीं होता, उससे कठिन होता है उसे भूलना। जी हाँ, कहाँ आसान होता है स्मृतियों का साझा मिटाना। प्यार के दौरान हुई छोटी छोटी घटना भी आपको टीसती रहती है, याद दिलाती रहती है। उसे कहाँ भूल पाते हैं कोई। अच्छी बुरी आश्चर्यजनक स्वाभाविक हर घटना यादों की शूल बन करके रह जाती है। भले ही प्यार 25 साल पहले क्यों ना हुआ हो, लेकिन उस दौरान की एक एक बात याद रह जाती है। यह प्यार लोग शादी के बाद भी कहाँ भूल पाते हैं। जब कई बार तो इस कारण शादीशुदा जिंदगी नर्क तक बन जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। लड़की ने अपने प्यार को याद रखने के लिए बेटे का नाम ही प्रेमी के नाम पर रख दिया। जी हाँ, 5 साल तक तो ये राज छुपा रहा, लेकिन बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जब पति को इस बात का पता चला तो फिर उसके होश उड़ गए। इसके बाद शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर की। जब पति ने बताया है कि वह अपनी पत्नी के साथ खरीदारी के लिए गया था, तभी उनकी मुलाकात पत्नी की पुरानी सहेली से हो गई। उसने लिखा है कि मेरी पत्नी की सहेली ने पूछा है कि क्या उनके कोई बच्चे हैं, तो पत्नी ने शर्मिंदगी से कहा कि हाँ, एक बेटा है। वहीं पर जब बच्चे का नाम पूछा तो फिर पत्नी हिचकिचाने लग गई। जहाँ शख्स ने कहा कि तभी मैंने उसे अपने बेटे का नाम बता दिया। जब बेटे का नाम सुनते ही महिला के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उसने कहा कि तुम्हारा मतलब कि अपने पूर्व प्रेमी जैसा, जिससे युवक को अपनी पत्नी पर शक हुआ। पति को दुख हुआ कि उसकी पत्नी ने अपने बेटे का नाम अपने प्रेमी के नाम पर रखा है। शख्स ने कहा है कि हमारे बेटे का नाम इतना अनोखा है कि मैं कभी भी उसी नाम वाले किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिला। जब अब वो मुझसे इस बारे में बात करने से इनकार कर रही है, मुझे लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं उससे अब नफरत करता हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में कोई भी स्विच चालू हो गया है और मैं उसे पहले जैसा नहीं देख सकता। शख्स ने आगे कहा है कि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा है कि अगर मैं अपने पूर्व प्रेमिका के नाम पर बेटी का नाम रखता तो फिर तुम्हें कैसा लगता, तो उसने तुरंत वह नाम रखने से इनकार कर दिया। इस शख्स ने कहा कि जब हमने नाम पर चर्चा की तो मुझे नहीं पता था कि ये उसके पूर्व प्रेमी का नाम है। पति ने बताया है कि मैं अपनी पत्नी के इस कृत्य से हैरान हूँ और खुद बीमार महसूस करने लगा। ट्विटर पर ये अपना पोस्ट शेयर करते हुए अपना दुख जाहिर किया है और कहा कि मैं अब अपना बेटे का नाम चेंज करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ, तो इससे भी मेरी पत्नी इनकार कर रही है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसी बात कह दी है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में मुसलमान की आबादी तेजी से बढ़ते हुए 40% हो गई है। उन्होंने बुधवार को रांची में कहा कि तेजी से बदलती डेमोग्राफी मेरे लिए बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि आज असम में मुस्लिमों की आबादी 40% पहुंच गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बदलती डेमोग्राफी मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुसलमानों की आबादी 40% है। जब 1951 में ये 12% थी, आज हम कई जिलों को खो चुके हैं। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मेरे लिए जीने मरने का सवाल है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इससे पहले 1 जुलाई को बिना किसी समुदाय का जिक्र करते हुए कहा था कि एक वर्ग आपराधिक गतिविधियां कर रहा है या ये लोग एक खास मजहब से ताल्लुक रखते हैं और ये चिंता की बात है।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही मजहब के लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो स्थिति है वो चिंताजनक है। या इससे पहले उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश से आकर के बसे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। इन लोगों ने केंद्र और फिर राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास के कार्यक्रमों को भी नहीं देखा है। उन्होंने कहा है कि असम में बांग्लादेश से आए लोग अपराधों में शामिल है। लोकसभा चुनाव में भाजपा और फिर असम गण परिषद ने कुल 11 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं पर बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस को विजय मिली। पूर्वोत्तर भारत की 24 लोकसभा सीटों में भाजपा 15 पर जीत मिली। इस तरह देश के इस हिस्से में भाजपा को 2019 के मुकाबले नुकसान हुआ, जब कांग्रेस को यहाँ पर 7 सीटें मिली है, जिससे पहले 4 पर जीत मिली थी। यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि एक मजहब के लोग हमारी सरकार के खिलाफ रहे हैं। इन राज्यों में इस मजहब से जुड़े हुए लोगों की आबादी भी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते फर्क पड़ा है। ये राजनीतिक हार या जीत नहीं है, बल्कि क्योंकि एक मजहब से कोई भी नहीं लड़ सकता है। बिहार के युवा अक्सर देश दुनिया में अपनी सफलता का परचम लहराते रहे हैं। अपनी सफलता से कई बार लोगों को प्रेरित करने का काम किया है। ताजा मामला बिहार के चंपारण के रहने वाले यंग बिजनेसमैन रुपेश पांडे से जुड़ा है। जब बिहार से महाराष्ट्र का सफर तय करने वाले रुपेश ने मुंबई में अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे एक सफल उद्यमी के रूप में सामने आए। वहीं पर रुपेश अब वापस बिहार लौट करके बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। रुपेश के अनुसार आने वाले दिनों में वे जनप्रतिनिधि बनकर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। वहीं पर इस बीच मीडिया में रुपेश पांडे को एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर के जीत जाने के कारण इस तिरहुत स्नातक क्षेत्र विधान परिषद की सीट खाली हुई है। इस सीट पर एनडीए की तरफ से कई सारे दावेदार हैं, पर यह सीट देवेश चंद्र ठाकुर के इस्तीफे के कारण खाली हुई है। इसलिए सीट पर ब्राह्मण जाति का हक बनता है। ऐसे में बिजनेसमैन रुपेश पांडे का नाम चर्चा में है। इसी महीने इस स्नातक क्षेत्र सीट के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और रुपेश पांडे उम्मीदवार हो सकते हैं। दोस्तों, बीते रुपौली विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद एक जदयू नेता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। भवानीपुर प्रखंड जदयू अध्यक्ष मुकेश कुमार दिनकर कई वर्षों से नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे। मुकेश कुमार दिनकर ने जदयू प्रत्याशी कलांधर मंडल की हार पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये कदम उठाया है। दिनकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी को उनके सहयोग से रुपौली विधानसभा में बढ़त मिली थी, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा उनके पंचायत में लोगों से कम समर्थन मिलने की वजह से प्रखंड अध्यक्ष के बूथ पर जदयू को कम वोट मिले। उन्होंने बताया है कि इससे पहले वे पार्टी में कई पदों पर रहते हुए संगठन को मजबूत करने का काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार उपचुनाव में प्रखंड अध्यक्ष के मतदान केंद्र पर जदयू को उम्मीद के अनुसार वोट नहीं मिले हैं। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनके अपने पद से इस्तीफा दे दिया और फिर अपने प्रति जिला जदयू अध्यक्ष को सौंप दिया है। दोस्तों, ये अपडेट बस यहाँ तक। इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे अभी तक नहीं कराए हैं तो आप जल्द से जल्द अपने ज़मीन का सर्वे करा लें। आपको बता दूं कि ज़मीन सर्वे कराने के लिए आपको 5 कागजात रखने होंगे अपने पास। यह ज़मीन सर्वे के लिए खेत का खतियान तैयार रखें। ज़मीन खुद खरीदे हैं तो फिर केवला पेपर तैयार रखें। ज़मीन के सत्यापन के लिए रजिस्ट्री पेपर, जमाबंदी आदि पेपर को तैयार रखें। ज़मीन सर्वे के लिए पुश्तैनी केवला और फिर खतियान ज़मीन के कागजात तैयार रखें। ज़मीन दादा परदादा या फिर ऐसे व्यक्ति के नाम है जो कि जीवित नहीं है, वह वंशावली आप तैयार रखें। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 2010 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है भाजपा नेताओं का। आपको बता दूं कि कल भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पार्टी नेताओं ने यह संकल्प लिया तथा विधानसभा चुनाव जीत की रणनीति बनाई है। जब भाजपा के नेता और फिर कार्यकर्ता सीधे जनता के संपर्क में रहेंगे, जब गरीब परिवार को मुफ्त अनाज योजना और फिर 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने में पार्टी के नेता और फिर कार्यकर्ता मदद करेंगे। कार्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जहां पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति बनाई गई है। जब तय किया गया है कि जल्द ही पूरे राज्य में, पूरे बिहार में सदस्यता अभियान की बूथ लेवल कमेटी से शुरुआत होगी। 30 जुलाई तक भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हो जाएगी। 15 अगस्त तक मंडल कार्य समिति की बैठक पूरी हो जाएगी। पार्टी का अभियान एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें सभी कार्यकर्ताओं और फिर नेताओं को कम से कम 1 पौधा लगाने को कहा गया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी बात कह दी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के अंदर वो ताकत है कि सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को डुबा सके।
जी हाँ, नीतीश कुमार के अंदर वो क्षमता है जो कि सम्राट चौधरी जैसे आदमी 10 आदमी को डुबो सके, ये कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जाते जाते सम्राट चौधरी को डुबा करके चले जाएंगे। जब प्रशांत किशोर ने चुटकी लेते हुए आगे कहा है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का मुरेठा खुलवा दिए ना, उनका मुरेठा भी खुल गया और विश्वास और प्रतिष्ठा गई सो अलग। अब नीतीश का जूनियर बनकर के झोला लेकर के सम्राट चौधरी घूम रहे हैं। जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मधेपुरा की राजनीति पर चिंता जताते हुए कहा कि मधेपुरा में ऐसा कोई भी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां 3 से 5 परिवार के लोग का कब्जा नहीं है। ये परिवार वाले झंडा और दल बदल करके आपको हमको बेवकूफ बनाते हैं। जनसुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर का गुरुवार को मधेपुरा में तीसरे दिन पदयात्रा किया, जहां पर उन्होंने पदयात्रा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिहार और मधेपुरा से जुड़े हुए राजनीति पर टिप्पणी की। जनसुराज पदयात्रा के तहत प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आप बिहार की राजनीति देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे, जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तब भी शकुनी चौधरी मंत्री रहे। आज जब भाजपा को राजनीति करना है तो फिर उनको कोई और कुशवाहा नहीं मिला, शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला। आपको लगता है कि आप कांग्रेस को हटा करके लालू को लाए, लालू को हटा करके नीतीश को लाए, पर ऐसा नहीं है। आज बिहार में 1200 परिवार ही शासन कर रहा है। आप अपने मधेपुरा के हर विधानसभा को देख लीजिए, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो 3 से 5 परिवार के बाहर गया हो। उसी परिवार वाले के लोग अलग अलग झंडा और फिर दल लेकर के आपको और हमको बेवकूफ़ बना करके वोट लेते हैं। जनता नीतीश और लालू को सबक तो सिखाना चाहती है, मगर उसी परिवार वालों को वोट भी कर देती है। बीपीएससी ट्राई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले चरण में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया था, जब इसमें से कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया था। हालांकि कुल वैकेंसी 4797 की थी, लेकिन 2024 सीट खाली रह गई थी। इसके बाद आयोग की ओर से कहा गया था कि अब खाली बची सीटों को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जोड़ा जाएगा। अब इन तमाम सीटों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। खबर किशनगंज से सामने आई है। किशनगंज से एक महिला लापता हो गई। उसके बाद महिला कटिहार में ट्रेन के पटरियों के किनारे झोपड़ियों झाड़ियों के बीच लावारिस अवस्था में बरामद हुई है। जब घायल महिला को आरपीएफ द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड के बिरनाबाड़ी गाँव के निवासी रजाउल हक की पत्नी राहत अंजुम बीते 17 जुलाई को अपने घर से लापता हो गई थी, जिसको लेकर के परिवार के लोग काफी परेशान थे। परिजनों ने मामले की लिखित शिकायत पोठिया थाने को देते हुए मामला दर्ज करवाया है। जब महिला कटिहार और सेमापुर के बीच चलती ट्रेन की पटरियों के किनारे जंगल और फिर झाड़ियों के बीच लावारिस अवस्था में घायल बरामद हुई है, जिसे कटिहार और आरपीएफ के द्वारा कटिहार के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब पुलिस के द्वारा महिला से पूछताछ करने पर उसने नाम राहत अंजुम बताया और फिर घर किशनगंज बताया। अब महिला की इलाज चल रही है, लेकिन हालात काफ़ी नाजुक बने हुए हैं। दोस्तों, पटना में बने 5 स्टार होटल ताज में आयोजित टेक्सटाइल इन्वेस्टर समिट के लिए आज केंद्रीय टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह पटना पहुंचे, जहां उन्होंने बताया है कि इस इन्वेस्टर समिट में देश भर के टेक्सटाइल फील्ड से जुड़े हुए उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें बिहार में टेक्सटाइल फील्ड में बड़े स्तर पर निवेश की संभावना खुलेगी। गिरिराज सिंह ने बताया है कि बिहार टेक्सटाइल के फील्ड में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि बिहार को टेक्सटाइल का हब बनाया जाए। उन्होंने कहा है कि बिहार में गारमेंट्स के फील्ड में निवेश की बड़ी संभावना है। यहाँ अगर 1 करोड़ का निवेश होता है तो फिर 70 के करीब लोगों को रोजगार मिलता है। बिहार उद्योग विभाग और फिर हमारे विभाग की पूरी कोशिश है कि बिहार में अधिक निवेश हो। दोस्तों, बिहार भाजपा नेता विनोद तावड़े ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर राजद कांग्रेस बिहार में सत्ता में आ जाती है तो बिहार में जितने भी आरक्षण है वो सब मुसलमानों को दे दिया जाएगा। भाजपा के बिहार मामले में प्रभारी तावड़े ने राज्य कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। भाजपा नेता विनोद तावड़े ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी से आरक्षण का लाभ छीन करके मुसलमानों को दे दिया है। अगर तेजस्वी यादव अगला विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार में भी यही होगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लोगों को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोगों को ये भी बताना चाहिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये झूठा प्रचार किया गया है कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है और दावा किया गया है कि ये नरेंद्र मोदी को सत्ता में वापस लाने से रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। दोस्तों, बिहार में बढ़ती सब्जियों की कीमत पर लालू प्रसाद यादव ने चिंता जताई है।
अब इसको लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता ने पलटवार किया है। दरअसल बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने सब्जी की बढ़ती कीमतों को लेकर के बिहार और केंद्र सरकार पर तंज कसा। जब अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि क्या आपको यहाँ भी प्याज 60 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो, लौकी 6 रुपये किलो, परवल 75 रुपये किलो, भिंडी 65 रुपये किलो और फिर टमाटर 140 रुपये किलो है? क्या कोई सब्जी 50 रुपये किलो से कम है? लालू प्रसाद यादव के इस आरोप को लेकर के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पलटवार किया है। यह पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि आलू 35 से 40, प्याज 45 से 45, कद्दू 30 से 40, परवल 40 से 50, भिंडी 50 से 60 और टमाटर 80 से 100 रुपये किलो है। आगे उन्होंने कहा है कि वैसे भी आप लोगों को प्याज से भले ही दिक्कत है, बाकी तो आप ये खाते भी नहीं होंगे। कहा कि सावन आ रहा है इसलिए याद आ गया, जहाँ आपके यहाँ तो रोज मटन ही पकता होगा। कहा कि राहुल गांधी जी का आना जाना तो बड़ा ही होगा। और दूसरी बात, नौकरी को बदलिए, सत्ता खरीद करके महंगा बिल थमा रहा है, आपको घोटाले वाला माल समझ रहा है क्या? शरण ने आगे कहा है कि सबसे बड़ी बात, महाराज बरसात के मौसम में सब्जी कहाँ से आएगा, कहाँ उगेगा? याद करिएगा बचपन और फिर जवानी को तो याद कीजिए कि आचार तीसरी और फिर भूरी से काम चलता था। किसी किसी यहाँ सुखोता सब्जी रहता था। जब कहा है अवैज्ञानिक बातें करते हैं आप भी साहब।